नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन भारत व बिहार में। इसका जो है खासकर बिहार में विशेष रूप से देखेंगे, जो आपके 65वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, साथ साथ में 66वीं बीपीएससी की पीटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह लाभदायक रहने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। इसको जो है हम लोग पूरे वीडियो को इस रूप में देखेंगे। पहले पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके बाद असहयोग आंदोलन के परिस्थितियां व कारण, किस कारण से आखिर ये हुआ। उसके बाद इसके कार्यक्रमों को देखेंगे, जिसमें नेतृत्व को देखेंगे किसके द्वारा किया गया, और इसके जो इस कार्यक्रमों को पूरे जो चला था उसको 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। उन चारों चरण को देखेंगे हम लोग। साथ साथ में ये बिहार में आंदोलन किस रूप से चला, कहाँ का कार्रवाई हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे, इसको देखेंगे। और साथ में अंत में महत्व व इसका प्रभाव देखते हुए परिणाम देखकर यह वीडियो का अंत करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं असहयोग आंदोलन। देखिए, इसमें जो इससे प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो कभी डायरेक्टली प्रश्न इस सेगमेंट से नहीं पूछा गया है आपसे। जैसे कि आप भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में देख सकते हैं या किसान आंदोलन के संबंध में देख सकते हैं। जिस प्रकार से बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है डायरेक्ट प्रश्न, उससे आपका असहयोग आंदोलन से अभी तक वैसा नहीं देखा गया है। लेकिन क्या है कि इनडायरेक्टली पूछा गया है। जैसे इस प्रश्न को देखिए, बिहार के जन आंदोलनों में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जब बिहार के जन आंदोलन की बात करते हैं तो बहुत सारे जो भी आंदोलन हुए थे, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए थे आंदोलन, उसमें बिहार के योगदान को भी दर्शाना था। तो आपको निश्चित रूप से जो है यहाँ पे भी असहयोग आंदोलन के बारे में आपको दर्शाना आवश्यक था। उस रूप से अगर देखा तो प्रश्न का संभावित बन सकते हैं, तो इस प्रकार से बन सकते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन की चर्चा करें। आप लोगों को इसका थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए। आपके ये मुख्य परीक्षा के लिए, साथ में प्रारंभिक परीक्षा के लिए लाभदायक रहेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पीटी में आपको जनरली प्रश्न मिल जाएंगे इस सेगमेंट से। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैंने किसी तरीके के साथ में मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। और साथ ही अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ साथ में एडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पे जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर आइए जुड़िए वहाँ पे। तो प्रारंभ किया जाए असहयोग आंदोलन। पृष्ठभूमि को पहले देखा जाए, पृष्ठभूमि क्या है। तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई थी। तो यह एक तरह से प्रथम जन आंदोलन हुआ करता था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र के माध्यम से वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, आदिवासी के जो क्षेत्र में से व्यापक रूप से समर्थन मिला था। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार से यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आपका जो लोग इसमें शामिल हो रहे थे, और भीड़ देख सकते हैं, यह जन आंदोलन बन गया था। विभिन्न वर्ग के, महिला, पुरुष, आपका सभी वर्ग के, मध्यम, किसान, आदिवासी, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुआ थे। तो ये गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अब देखते हैं क्या है इसके असहयोग आंदोलन की जो कारण, वो परिस्थितियां क्या थी, किस कारण वो जन्मा, तो वो देखते हैं। तो देखो, सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट कानून बनाना। तो रॉलेट एक्ट कानून जो था, इसे काला कानून भी कहा जाता था, 1919 में पारित किया गया था। इसके तहत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां उस पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। इसके बिना वकील बिना दलील के इसको कानून कहा जाता था। इसमें मतलब कि अगर किसी भी अंग्रेज किसी को भी अगर राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उसको जेल में डाल सकते थे, उसका कोई वकील नहीं होता था, उस पर जल्दी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस प्रकार का वो राष्ट्रीय गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, काला कानून। उसके बाद क्या हुआ था कि पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया था। और उस टाइम में ही जब वहाँ पे जलियांवाला बाग में आपका लोग जो एकत्रित हुए थे, और ये देख सकते हैं सीन को, और इन लोगों को भून दिया गया था। जो जनरल डायर है, उनके जो लीडरशिप में ये हुआ था, उस टाइम में जितने भी लोग थे अंदर सभा में बैठे हुए, सभी को गोली मार दिया गया था। इन सब कारणों से ने युद्धकालीन प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश वादों को झूठा साबित किया। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में अगर देखा जाए तो जो भारत जो है वो ब्रिटिश का साथ दिया था, लेकिन उसके बदले जो है कुछ भारत रियायतें चाह रहा था, स्वशासन के रूप में चाह रहा था। लेकिन जो ब्रिटिश है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। और साथ में नए कानून, नए कड़े कानून और मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट जैसे कानून लाए, और जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जिससे जो है यह भी एक कारण रहा असहयोग आंदोलन का जन्म होने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, उधर 1919 में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें द्वैत शासन को दिया गया था, जिसमें इसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय हुआ करते थे। तो आरक्षित विषय सेंटर के पास रखा गया, हस्तांतरित विषय राज्यों को दिया गया। तो विधायक जो हुए थे
तो ये भी जो था वो भी असंतोषजनक था, इसका असंतोष की वृद्धि किया है इसने। उसके बाद आपका प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों के सहयोग प्राप्ति हेतु अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। तो देखिए तुर्की का जो उदार रवैया था ये आपको सेवरे की संधि, जब 1919 में आपका जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जो सेवरे की संधि हुई थी उसके तहत भी जो तुर्की के खलीफा थे उसके पद को वो संकीर्ण किया था, उसके पावर को संकीर्ण किया था। तो इस कारण से भी जो मुस्लिम वर्ग थे उसके प्रति भी वो जो है अंग्रेजों के प्रति भी विद्वेष की भावना रखने लगे थे। तो इसके संबंध में आगे अलग से जो है खिलाफत मूवमेंट चलेगा मुस्लिमों के लिए, जो आगे जाके असहयोग आंदोलन से मिल जाएगा। इसका दोनों का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के हाथों में रहने वाला है। तो हम लोगों नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट में। आइए हम लोग इस बारे में असहयोग आंदोलन को देखते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है कि जलियांवाला बाग कांड के दोषियों को दंड न मिलने पर कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि हंटर कमेटी जांच के लिए जो प्रक्रिया भेदभावपूर्ण थी। देखिए जो आपका जो जनरल डायर, ये देख सकते हो फोटो से, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ये देख सकते हैं इन्हीं की कार्रवाई थी पूरा। तो इसके जो जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, जो वो भी हंटर कमेटी जो थे वो भेदभावपूर्ण थी, यानी इसका वो पक्ष ले रही थी, तो इससे भी असंतोष था। उसके साथ में क्या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे विभिन्न सांसद बैठा करते हैं, में जनरल डायर की जघन्य अपराध को उचित करार दिया गया। तो यहाँ भी इसे कोई दंडित नहीं किया गया था, तो इस कारण से भी जो है असंतोष व्याप्त था। उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से मजदूर, दस्तकार, मध्य वर्ग भी परेशान कर रखा था। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध है उसने भी जो है कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाया था, बेरोजगारी बढ़ाया था, उत्पादन की जो क्षमता उससे घटाई। तो इस सब कारण से क्या हुआ कि जो आर्थिक परेशानियां बढ़ते गई और मध्यम वर्ग भी परेशान होते गया। तो इससे भी एक तरह से क्षोभ अंग्रेज के शासन के प्रति उत्पन्न हुआ। तो ये सब उपरोक्त कारणों से वजह से जो है आपका असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये दोनों प्रारंभ किया गया था। तो देखिए अब कार्यक्रमों में देखा जाए तो कार्यक्रम किस प्रकार से किए गए थे। तो इन्हीं सब कारणों से भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन से मोह भंग होने लगा था। फलतः सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव रखा। हालांकि इस प्रस्ताव का देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी इसको CR दास बोलते हैं शॉर्ट में, और मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया था। यानी जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा रखा गया तो इन दोनों के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन बाद में क्या होता है कि किंतु मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास हो गया। तो ये जो अली बंधु थे इन दोनों का भी जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है खिलाफत आंदोलन का, और ये जो असहयोग आंदोलन में संयुक्त रूप से इन दोनों का महत्वपूर्ण से नाम लिया जाता है। तो ये अली बंधु हैं। तो इन सब ने सपोर्ट किया था और इन दोनों ने प्रारंभ में विरोध किया था असहयोग आंदोलन का 1920 में, जो सितंबर कलकत्ता में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। देखिए असहयोग आंदोलन वहां पे भी प्रस्ताव हुआ था, लेकिन पुष्टि उसकी हुई है वो दिसंबर 1920 में किया गया था। आपके कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन? नागपुर में 1920 दिसंबर में हुआ था। वहीं पे पुष्टि की गई थी असहयोग आंदोलन की। उसके बाद क्या है कि गांधी जी ने लोगों से हर संभव तरीके से शांति बनाकर अंग्रेजी सरकार का भारत में बहिष्कार करने का आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय सुझाए, जो कि थे सरकारी उपाधियों व प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, अदालतों और काउंसिल का बहिष्कार करना, जितने भी सरकारी चीज थे उनका बहिष्कार करना प्रारंभ एक तरह से प्रथमतः यह असहयोग आंदोलन में देखा गया था। तो आगे देखते हैं, जैसे देखिए सैनिक, क्लर्क, मजदूरी करने वाले सभी लोगों को देश के बाहर नौकरी करने के लिए होने वाला भर्ती जो होता था उससे इनकार कर देना चाहिए। तो इन लोगों ने ये भी किया था, जो भी इसमें भर्ती हो रहा था उससे भी इनकार करना था और साथ में नौकरी को भी उसको त्यागना था। उसके अलावा है कि परिषद के चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें, और अगर कांग्रेस की सलाह को नजरअंदाज कर अगर कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा होता तो उसे वोट ना दें। तो देख रहे हैं किस प्रकार से जो है आपका जो चुनावी प्रक्रिया था उसको भी बहिष्कार करने का भी प्रस्ताव लाया गया था। साथ साथ में विदेशी वस्तुओं तथा विदेशी व्यापार का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। तो विदेशी वस्तुओं और ये जो है एक तरह से देख सकते होली जलाई जाती थी कपड़ों की, और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जाता था। और विदेशी व्यापार मतलब जो भी आपका देख सकते हैं जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था उसको बहिष्कार करने का ये योजना बनाया गया था। ये सब देख सकते हैं किस प्रकार से जो है होली जलाई जाती थी, ये रहा। आगे देखिए इसी संदर्भ में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस संदर्भ में क्या है कि गांधी जी ने
अपना उपाधि लौटा दिया था, जैसे उपाधि लौटाने का और लोगों से भी आह्वान किया था। तो ये गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में दी गई थी। क्यों दी गई थी पता है? क्योंकि उस टाइम में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेज जो गांधी जी द्वारा जो है अंग्रेजी तो सपोर्ट में लिए काफ़ी कुछ बोला गया था, देश भर में भ्रमण किया गया था और उन्होंने बोला था कि अंग्रेज को सपोर्ट करने के लिए इस फेवर में जो है अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में गांधी जी को दी थी। फिर बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि 1919 में लौटा दी। क्यों लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो इससे भी प्रश्न आपको पीटी में बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी ने क्यों लौटाया था केसर ए हिंद की उपाधि और उसे कब मिली थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही भी जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि यानी सर की जो उपाधि थी उन्होंने भी त्याग दी। क्यों त्याग दी? तो फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब में हुआ था 1919 में, उसके अत्याचारों से आघात होकर। तो देख सकते हैं कि यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी भर्त्सना पूरे विश्व भर में की गई थी। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, गांधी जी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, इन लोगों ने भी अपनी जो उपाधि थी अंग्रेजों के द्वारा दी गई, उन्हें भी लौटा दिया गया था। देखिए इनके बारे में ये कह सकते हैं, फैक्ट्स आर मेनी बट ट्रूथ इज वन। तो ये आपका बहुत अच्छा संदेश है। आगे देखिए, अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये 4 चरण को देख सकते हैं कि पूरे असहयोग आंदोलन को इस क्रम में किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रथम चरण जनवरी से मार्च 1921 तक माना जाता है, जिसमें गांधी जी एवं अली बंधुओं ने राष्ट्रव्यापी जन समर्थन अभियान चलाया था। जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि पहले गांधी जी को अली बंधुओं और जो आपका मोतीलाल नेहरू है उनके द्वारा फुल सपोर्ट दिया गया था। तो इन लोगों द्वारा राष्ट्रव्यापी जन संपर्क अभियान चलाया गया। फिर अब दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण में मार्च से जुलाई 1921 में सारा ध्यान कोष इकट्ठा करने, सदस्य संख्या बढ़ाने और चरखा बांटने पर दिया गया। तो देखिए इसमें रचनात्मक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो चरखा बांटना हुआ, उसके बाद कोष इकट्ठा करना। इस संबंध में क्या है कि तिलक स्वराज कोष भी बनाया गया, जिसमें लक्ष्य 1 करोड़ से भी अधिक धन इकट्ठा किया गया। तो देखिए इसमें सभी लोग जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो इसमें कहा था बिहार के संदर्भ में क्या था, मुठिया प्रथा भी द्वारा भी जो है काफी धन संग्रहण किया गया था। तो यानी एक मुट्ठी जो चावल देके, अनाज देके भी मुठिया प्रथा की जो प्रारंभ होता था, उसके तहत भी बहुत सारा कोष में धन इकट्ठा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा चरण की बात किया जाए तो जो जुलाई से नवंबर 1921 में चला था और ये जो है और अधिक उग्र रूप अपनाया गया था इस चरण में। इसमें विदेशी कपड़े प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया। प्रांतीय समितियों को भी नागरिक अवज्ञा करने की अनुमति दी गई, जो प्रांतीय समितियां थी। उसके अलावा गांधी जी ने स्वयं सेवकों को जेल भरने का आह्वान किया। मुंबई के कुछ हिंसक झड़पें भी हुए। तो ये जो प्रमुख रूप से यह तीसरे चरण में हुई। चौथे चरण की बात की जाए तो नवंबर से फरवरी 1922 तक में यह अंतिम चरण है, जिसमें सरकार ने दमन का सहारा लिया। गांधी जी को छोड़कर CR दास सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी में 1921 के लास्ट में ही आपको अली बंधु थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद क्या है कि सरकार ने गांधी जी और खिलाफत नेताओं को में फूट डालने का भी प्रयास किया। चौरी चौराकांड जो अंतिमतः इसी में हुआ था चौथे चरण में, उसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। गांधी जी को भी कैद कर लिया गया था। तो यह चौथे चरण की बात रही। तो अब देखते हैं चारों चरण देखने के बाद अब बिहार में आंदोलन को देखते हैं। बिहार में कैसा क्या आंदोलन का स्वरूप रहा, कैसा क्या विस्तार रहा। तो देखिए इन कांग्रेस प्रस्तावों का व्यापक प्रभाव देखा गया। जो प्रस्ताव पालित किए गए थे आपके मुंबई में और कलकत्ता में, इस टाइप का प्रस्ताव का बिहार में भी असर देखा गया। बिहार भी इससे अछूता नहीं रह सका। अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में बैठक जो राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व में हुई थी, ये राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें भागलपुर में ही, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जो गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए थे, उसका भी अनुमोदन किया गया, उसको वेरीफाइड किया गया राजेंद्र प्रसाद द्वारा। उसके बाद आगे कि बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम इस प्रस्ताव के विरोधी थे। ये सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम जो थे इस प्रस्ताव के विरोधी थे। लेकिन क्या है कि ब्रजकिशोर प्रसाद, ये जो ब्रजकिशोर प्रसाद देख सकते हैं, पर स्वराज के मुद्दे पर भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया, जो कि राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। देखिए ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा जो है आपका स्वराज का मुद्दा है, ये देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी असहयोग के साथ में जोड़ दिया गया था, जो कि जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। तो यह भी एक बिहार के संबंध में स्पेशल ब्रजकिशोर प्रसाद का ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। ये आपके असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार में कई नेताओं ने विधायिका से चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। जैसे मजरूल हक, ये मजरूल हक देख सकते हैं, ये
उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, बचकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और कई भी ऐसे अन्य नेता थे जो चुनाव जो था उसका बहिष्कार किया गया, विधायिका से उम्मीदवारी वापस ले ली थी। उसके अलावा कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो कई वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। खुर्शीद हुसैन, महेंद्र प्रसाद यानी जो राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे महेंद्र प्रसाद, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह, दीपनारायण सिंह, जकारिया हुसैन हाशमी, गोरख प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद मथुरा प्रसाद इसमें प्रमुख थे जिन्होंने जो है आपका बहिष्कार किया था, अपने ऑफिस का, अपने अदालतों का इन्होंने बहिष्कार किया। उसके अलावा क्या है कि छात्रों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों से अपना नाम कटवा लिया गया। इनमें पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी मुख्य रूप से शामिल हैं। तो देखिए इस जो आप देख रहे हैं आपका रेड से और ब्लू से, तो इन सब से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पीटी में अगर पूछ लिया जाए तो विधायिका से किन किन ने अपना उम्मीदवार वापस लिया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। किस वकीलों ने 1920 के दौरान बहिष्कार किया था उसको भी ध्यान रखिएगा। छात्र कौन कौन द्वारा किया गया था, इससे जो है बीपीएससी के पीटी में प्रश्न बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए मोहम्मद फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को पटना गया मोड़ पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने। इसी बीच बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने कॉलेज त्याग कर मजरूल हक के मार्गदर्शन में आगे आए। तो देखिए आप लोग बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार नेशनल कॉलेज जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को की गई थी, ध्यान रखिएगा, और राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने थे। उसी रूप से आगे देखा है तो मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दान की गई जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया, यहाँ के छात्रों द्वारा चरखे बनाने का काम किया जाता था। उसके बाद क्या धीरे धीरे सदाकत आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया। आगे चलकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी बना। तो देख सकते हैं कि यह जो आपका सदाकत आश्रम का फोटो है गेट का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम पटना, तो ये इसका पूरा नाम इसको किया गया था बाद में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चरखा चलाने का और भी बहुत सारे राष्ट्रीय गतिविधियों यहाँ पे अंजाम दिया जाता था और यह मजरूल हक द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इससे ध्यान रखिएगा, यह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी बीच जो है गांधी जी के द्वारा देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों का निर्माण पर बल दिया गया है। इसी क्रम में 6 फरवरी 1921 को गांधी राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया। तो देखिए गांधी जी द्वारा जो है यह फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया था। तो बिहार विद्यापीठ ये रहा, सदाकत आश्रम के पास में ही है बिहार विद्यापीठ। देखिए इसके कुलाधिपति मजरूल हक बने थे और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने थे। बिहार के लगभग सभी जिलों में इस विद्यापीठ से संबंध राष्ट्रीय पाठशालाओं का स्थापना की गई, जिसमें प्राथमिक स्तर से मैट्रिक स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो देख सकते हैं कि प्रारंभिक से आपका मैट्रिक स्तर तक की यह शिक्षा उपलब्ध थी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका जो भी विद्यालय उस टाइम में राष्ट्रीय विद्यालय गठित किया गया था, उसके किसके द्वारा किया गया था, कुलपति कौन थे, प्राचार्य कौन थे, और जो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे उससे जुड़े हुए उनको ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम्स में जरूर इससे प्रश्न बनेंगे। इसके अतिरिक्त इनमें से आईए, आईएससी, बीए, बीएससी की परीक्षाएं भी आयोजित की जाती थी। लगभग 25,000 से अधिक छात्र राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली से संबंध रहे थे। देखिए धीरे धीरे ये आंकड़ा किस प्रकार से जो है हजारों में संख्या में बढ़ गया, 25,000 इस पूरी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देने हेतु 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड, देख रहे हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने के लिए द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला गया। ये देख सकते हैं द मदरलैंड। ब्रिटेन के युवराज जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है नवंबर 1921 में भारत आए। इनके आने के अवसर पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन में उनका विरोध करने का निर्णय लिया गया। तो यह जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन है उनके द्वारा जो है विरोध करने का निर्णय लिया गया था जो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इस समय बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के द्वारा 27 नवंबर 1921 का बैठक में बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना की गई। ये देखिए कब किया गया था, आपका 27 नवंबर 1921 के बैठक में किया गया था कौमी सेवा दल की स्थापना, जिसका आदेश था कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्किंग कमेटी द्वारा प्राप्त था। इसका जो ऑर्डर था वो किसके द्वारा था, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्किंग कमेटी द्वारा इसका ऑर्डर पास किया गया था, जिसका कौमी सेवा दल का गठन करने की बात कही गई थी। देखिए इसमें खिलाफत कार्यकर्ताओं, सेवा समितियों के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई। इस दल का प्रमुख कार्य था प्रांत में
शांति बनाए रखना। तो दल का क्या काम था? शांति बनाए रखना। इसके कार्य, संगठन तथा कपड़े यानी जो उसको वर्दी कहा जाता था, संबंधी कानून बनाए गए तथा इसके सभी सदस्यों को अहिंसा की प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य किया गया। तो देखिए किस प्रकार से जो है आपका जो ये जो कौमी सेवा दल था वो अहिंसक था, वो जो अहिंसा की प्रतिज्ञा उसको लेना पड़ता था, उनको जो वर्दी जो और संगठन के कार्य थे उनको नियम कानून को वो बना के रखना पड़ता था, उसको फॉलो करना पड़ता था और उसका जो प्रमुख रूप से कार्य था प्रांत में शांति बनाए रखना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कौमी सेवा दल के बारे में, जो आपके असहयोग आंदोलन क्रम में महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए हम लोग इसी क्रम में जो है नवंबर 1920 के मध्य में जो है शाहबाद यानी जो आपका आरा के पास पड़ता है, जो डुमरांव में नशाबंदी के लिए आंदोलन शुरू किया गया तथा इसमें सभी से नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई, लेकिन धीरे धीरे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में बदलाव देखा जाने लगा। देखिए किस प्रकार से जो है वहां पर पहले बहिष्कार किया गया, बहिष्कार के साथ धीरे धीरे रचनात्मक कार्यक्रम को जोड़ा गया। तो और इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आपका जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे नशाखोरी हुआ, ये सब चीजों को भी छोड़ने की अपील की गई थी। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें बदलाव देखा गया। इसके बाद क्या है, इस आंदोलन लोगों के अंदर एक अजीब उत्तेजना भर दी और आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। तो देखिए ये आंदोलन जो धीरे धीरे जो है वो एक तो ये बोला जाए तो लोग जो थे वो धैर्य जो खोते जा रहे थे और जो आंदोलन को वो हिंसक रूप वो प्रदान कर रहे थे, आगे जो हिंसक काफी हो गया था। इस संबंध में इसी बीच जो है चोरी चौरा कांड की घटना घटी, जिसके बाद जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को एकाएक वापस ले लिया। ठीक उसी समय मजरूल हक भी गिरफ्तार हो गई और बिहार में आंदोलन समाप्त हो गया। तो मजरूल हक वगैरह जो और नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए इसी जगह पे जो हुआ था आपका चोरी चौरा कांड, ये जो देख रहे हैं ये इसको स्मारक बना दिया गया है, शहीद स्मारक इसको दर्जा दिया गया है। ये आपका जो कब हुआ था? तो आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे? तो गोरखपुर जिला जो आपका यूपी में पड़ता है, वहाँ पे चौरी चौरा नामक एक स्थान है। वहीं पे क्या गया, पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर जाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए थे। तो इन लोगों को जिंदा जला दिया गया है यहाँ पे आपके थाना में बंद करके पूर्ण रूप से। तो ये भी घटना जो है जो गांधी जी का द्वारा प्रारंभ की गई तो अहिंसक रूप से, लेकिन वो धीरे धीरे हिंसा की ओर बढ़ गई थी आंदोलन। देखिए 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया, जो यंग इंडिया अपनी बुक थी इसमें लिखा था, यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। तो यह पूरे आंदोलन को अहिंसक बनाना चाहते थे, लेकिन जो यह धीरे धीरे हिंसक हो गया था। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया, तो इस कारण से जो है वो जो क्रिएटिव कार्य है उस पर फोकस ज़्यादा किए। अब इसको छोड़ चुके थे वो असहयोग आंदोलन को, क्योंकि हिंसक हो चुका था वो। इस समय जब वो आंदोलन को बंद किए तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन्होंने उनकी जो आलोचना की, बहुत सारे दुखी थे। तो उसमें देखा जा सकता है कि देखिए मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था। तो असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यदि कन्याकुमारी के एक गाँव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसका सजा हिमालय के एक गाँव को क्यों मिलनी चाहिए। मतलब अगर वो देखिए अगर चौरी चौरा स्थान जो है वहाँ पर अगर वहाँ के लोगों के द्वारा अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या, पूरे देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था उसको क्या सजा देना, उसको बंद करना क्या उचित है। तो इसके संबंध में आपका मोतीलाल नेहरू द्वारा कहा गया। उसी रूप से देखा जाए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमों उत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। देखिए जो आपका उस टाइम में सभी वर्ग थे, जो विभिन्न वर्गों द्वारा जो है आक्रोश आ चुका था, वो जो आंदोलन में असहयोग आंदोलन में भर्ती हो चुके थे, वो शामिल हो चुके थे और यह धीरे धीरे आंदोलन चरमोत्कर्ष पे यानी अपने पीक पे था। लेकिन एकाएक जो आंदोलन को पीछे ले लेना जो राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना है और गांधी जी ने अपना क्लियरिफिकेशन यंग इंडिया में दे दिया है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखिए आंदोलन के स्थगित करने का प्रभाव जो है गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा, जरूर अवश्य रूप से पड़ा था। 13 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी किया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। तो देख सकते हैं कि आपका जो न्यायाधीश थे कौन थे, वो ब्रूमफील्ड थे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में कि आखिर किसके द्वारा दिया गया था सजा, और यह जो आपका कब गिरफ्तार किया था 13 मार्च 1922 को किया गया था गिरफ्तार, और रिहाई जो है 5 फरवरी 1924 को रहा। तो इस रूप से यह पूरा क्रम को आप देख सकते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार करके फिर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं आंदोलन का महत्व क्या था और इसका प्रभाव को हम लोग देखते हैं। देखिए
गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्यवाही को बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। मतलब ये पहली बार ही ऐसा देखा गया था। उसके बाद है कि आपको विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों को जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया था। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं वो देखने को मिली। साथ में है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात किया जाए तो 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख से अधिक श्रमिक जो है शामिल थे। इससे 70 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था उस समय में। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष से आंदोलित हो गया था। उसके पहाड़ी जो जनजातियां हैं उन्होंने वन्य कानून की अवहेलना की थी। उसके बाद अवध के किसानों द्वारा जो है कर नहीं चुकाए गए थे, तो इसका भी अवहेलना किया गया था। कर नहीं देने का, वन्य कानूनों का और जो भी थे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंदोलन किया गया था। उसके अलावा इन विरोधी आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रीयवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त आदेशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो तालमेल की कमी भी देखी गई थी और वहाँ पे जो कार्यवाही थी वो अपने मन से वो चलाने के जो नीचे स्तर पर लोग थे वो कोशिश कर रहे थे। इसी का परिणाम देख सकते हैं कि चौरी चौरा कांड में जो गांधी जी कितना चीख चीख के कहते थे कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, लेकिन जो है आखिर जो है चौरी चौरा कांड में हिंसक गतिविधि घटना हो ही गई अंततः और इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। तो अब देखते हैं इसके परिणाम को, देखते हैं हम लोग इसका क्या परिणाम मुख्य रूप से रहा। तो असहयोग आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया और उसमें आजादी की इच्छा जगाई। तो देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। आधुनिक राजनीति में किस प्रकार से नए नए आयामों को, नए नए चीज़ों को, हथियारों को प्रयोग करके विरोध किया जा रहा था। उसके अलावा कि इसने यह दिखाया कि भारत की दीनहीन जनता भी आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति का वाहक हो सकती है। उसी रूप से अगर देखा है तो यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता ने गांव, कस्बों, स्कूलों आदि सबको अपने प्रभाव में ले लिया था। उसके बाद हालांकि इस उपलब्धियां कम थी, लेकिन कुछ हासिल हुआ। वह आगामी संघर्षों की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ, क्योंकि जो आगे जो भी संघर्ष होने वाले थे, जो भी आंदोलन होने वाले, चाहे सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, इस प्रकार के जो आंदोलनों में ये पृष्ठभूमि का तैयार करने का कार्य किया। उसी रूप से बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता इस आंदोलन का महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता, यह जो है इस पर बहुत ही बल दिया गया था इस चीज़ों पर, और यह जो है आगे आने वाले समय में भी यह दृष्टिगोचर इस रूप से नहीं मिलती है कोई भी आंदोलन में। आगे मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया, क्योंकि देखिए जनरली क्या है कि मुसलमानों को जो आपको तो तुर्की जो खलीफा का जो पद से पदच्युत कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उसके खिलाफ जो इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, तो उस कारण से भी असहयोग आंदोलन के साथ ये जुड़ गए थे और एक जन आंदोलन का जो है रूप इन्होंने तैयार कर दिया था। उस रूप से असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन से भय की भावना समाप्त हो गई, क्योंकि वो देखे कि कितने सारे लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग क्षेत्रों से, शहर से, गांव से, कस्बों से, पहाड़ी क्षेत्रों से, सभी लोग जो है एक लय में जो है वो ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे। इस कारण जो एकता की भावना वहाँ बढ़ी और वहाँ के जो भय की भावना, डर की भावना थी कि क्या क्या होगा, नहीं होगा, किस प्रकार से आंदोलन करना है, तो वो उससे भी एक तरह से छुट्टी मिली, क्योंकि बहुत सारे अहिंसक आंदोलनों में जो है उन लोगों को कम नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने परिणाम को देख लिया, यह काफ़ी सिंक्रोनाइज रूप में। इस प्रकार से हम लोग पूरे वीडियो को देख चुके हैं। तो पहले हम लोगों ने पूरे असहयोग आंदोलन में हम लोगों ने पहले पृष्ठभूमि को देख लिया, उसकी परिस्थिति व कारण को देख लिया था, क्या क्या हुई थी, चाहे आपका 1919 के दौरान जो भी रॉलेट एक्ट पास किया गया, जलियांवाला बाग पाया गया, मार्शल लॉ लागू किया गया था, उसका सेवरे की संधि हुई थी, इन सब कारणों से भी आपका आंदोलन को बल मिला था। उसके बाद देखिए कार्यक्रम क्या किया गया था, जो नेतृत्व था गांधी जी द्वारा किया गया था और जो विभिन्न नेता थे उनके द्वारा किया गया था। उसको 4 चरणों को देख लिया, किस प्रकार से हम लोगों को डिवाइड किया गया था पूरे असहयोग आंदोलन को। उसके बाद बिहार में आंदोलन का स्वरूप क्या था, जैसे कि आप राजेंद्र प्रसाद द्वारा भागलपुर में जो सम्मेलन करके जो इसका जो गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, उसके बाद से मजरूल हक और विभिन्न नेताओं द्वारा जो यहाँ पे बिहार में योगदान दिया गया, राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे और जो भी रचनात्मक कार्यक्रम किए गए थे बिहार में। उसके अलावा क्या है कि इसका महत्व प्रभाव को देख सकते हैं, किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहा आगे आने वाले जो
आंदोलन था उसके लिए भी यह लैंडमार्क का काम किया। साथ में गांधी जी के जो है अपना रचनात्मकता को इसमें इंक्लूड किए थे, रचनात्मकता को। उसके बाद परिणाम को हम लोग देख सकते हैं कि परिणाम क्या हुआ अंततः या असहयोग आंदोलन का। इस रूप से हम लोग पूरे वीडियो को देख चुके हैं अच्छे तरीके से। अब आप लोग जो प्रश्न स्टार्टिंग में दिया था उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।